Hello students. So today we will be starting with the chapter friction, which is chapter number 12 of your NCERT science textbook in your class 8th. So in this chapter friction, you have already seen in the previous chapter force and pressure, that what do we mean by friction. So in this chapter we will be studying about friction in detail, that what are the factors which are affecting friction, on what is the cause of actual the friction to which is occurring, and what are the various types of friction, whether the friction is useful or it is harmful. Everything about the friction we are going to study in this chapter. So let us start the chapter. Force of friction. So as you all know that friction is also a kind of force, but this is a force which is actually opposing the motion of a body. अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलता है तो आपको पता है कि जो सरफेस है वो इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिसकी डायरेक्शन जो अप्लाइड मोशन है और जो अप्लाइड फोर्स है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जिस डायरेक्शन में मोशन अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगता है। तो ये फ्रिक्शन एक्चुअली व्हाट इज़ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ एन अपोजिंग फोर्स. It is an opposing force. Opposing force, and what it is doing? It is opposing the motion. ये बॉडी को मूव करने में रुकावट, रेजिस्टेंस पैदा करता है ना. इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी. तो let us define friction now. So friction is a force which opposes, ये important word है बच्चों, it opposes the motion of an object over a surface. एक सरफेस पे जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके मोशन को ये अपोज करता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस. कहाँ लगता है बच्चों फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगता है दो बॉडीज़ के सरफेस के बीच में. ऑलराइट. एग्जाम्पल, अ बॉल इज़ रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन. तो जो बॉल है वो अगर ग्राउंड पे रोल कर रही है तो वो धीरे धीरे जा कर के रुक जाती है. क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों रुक रही है बॉल? बिकॉज देयर इज़ ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉल अप्लाइड बाय द सरफेस इन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड. तो जो सरफेस है वो अपोज कर रही है बॉल के मूवमेंट को और आगे जा कर के बॉल रुक जाती है. तो यू हैव सीन दैट फुटबॉल हो चाहे कोई भी किसी भी तरीके की क्रिकेट बॉल हो, तो आपने देखा है कभी ना कभी जा कर के बॉल ज़रूर रुकती है. ये डिपेंड करता है कि कौन सी सरफेस पे बॉल रोल कर रही है. डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉल. ओके, अगेन अनदर एग्जांपल इज व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल. When you stop paddling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction between wheel and the road. तो आपने ये देखा है एक साइकिलिस्ट भी बिना ब्रेक के भी रुक सकता है. ऐसा आपने कई बार खुद भी देखा होगा. जब आप पैडलिंग स्टॉप कर देते हो, when you are not applying any force at that time, after some time, after traveling to a certain distance, the cycle is gonna stop, isn't it? साइकिल अपने आप जाके रुक जाती है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ब्रेक भी अप्लाई नहीं किया फिर भी साइकिल रुक जाती है. क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमेशा रहता है टायर्स और रोड के बीच में, और यही फ्रिक्शन है जो साइकिल को आगे मूव करने से रोकती है ना. कहीं पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं जा कर के इट विल कम टू अ स्टॉप. सो as seen in this diagram, this is an important diagram, you should understand this.
दैट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ मैं कि फोर्स इज नेसेसरी इफ द बॉडी हैज़ टू मूव. सो दिस इज द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग, है ना, दिस इज द फोर्स इन विच वी आर अप्लाइंग सो दैट द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है. इन दैट केस द फ्रिक्शन इज बिटवीन दिस द सरफेस, बिटवीन द फर्स्ट बॉडी एंड द सेकेंड बॉडी. उनके बीच में जो सरफेस है यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट, अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन. जो मोशन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगता है. तो फ्रिक्शन आपके किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मोशन. तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये बनाना है वेन एवर यू आर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम अबाउट एक्सप्लेन फ्रिक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? बाय दिस वी मीन दैट फ्रिक्शन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कैसे ज़्यादा और कैसे कम होता है. तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. दो फैक्टर्स हैं जिस पे फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ द सरफेस. फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. इसका मतलब है कि एक सरफेस अगर स्मूथ है और एक सरफेस अगर रफ़ है तो फ्रिक्शन जो रफ़ सरफेस है वहाँ ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस. So we can take this and understand with the example. You can see that this is a smooth surface, this is a smooth surface, and this is a rough surface. So on this smooth surface the friction is less as compared to that of the rough surface. So, and the second factor on which the friction depends is how hard the surface press together. It means कि दो सरफेस जो हैं वो कितना एक दूसरे के अगेंस्ट कितना प्रेस्ड होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है. हाउ हार्ड, कितनी ज़्यादा वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, या जिसको हम बोलें कि कितना ज़्यादा उस पर प्रेशर लगता है, वो भी डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा. तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट जो है नेचर ऑफ द सरफेस. तो इसके लिए एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. लेट अस से वी हैव अ स्लोप. आपने देखा है एक स्लोप किस तरीके का है, इस तरीके का हमारे पास में एक स्लोप है एंड वी अलाउ अ बॉडी टू रोल ऑन इट. सो लेट अस से वी हैव सम बॉडी एंड लेट अस से दैट वी अलाउ द बॉडी टू रोल ऑन इट, कि यहाँ से रोल करे. सो let us assume we have this cylindrical body and it is allowed to be rolled on this slope. Then what will happen? After certain point it will travel to a distance and it will reach up to a certain distance. इस जगह तक पहुंच जाती है. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है बच्चों इतना. तो इसको हम let us assume that this distance is A. So A is the distance traveled by this cylinder on the smooth surface. How is this surface? This surface is a smooth surface. Now let us take another log and another slope, and the same object is again rolled on this. So at this time we see that when this cylinder rolls on this surface, how much distance it should travel? We know that इसका फ्रिक्शन यहाँ रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा है. इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो आप देख सकते हैं इस बार जो ऑब्जेक्ट है कहाँ तक गया है? इतना पास में ही है. तो इन दिस केस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ B. So by comparing this you can simply see that the distance A is bigger as compared to the distance B. So A is greater than B. Since A is greater than B, so this surface is a smooth surface. The first one is a smooth surface, but the second one is a rough surface.
So where the friction is more? The friction is more on the rough surface, and where it is less on the less फ्रिक्शन इज लेस इन द स्मूथ सरफेस. तो बच्चों जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, जहाँ डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है. तो इनसे हमको क्या पता चला बच्चों? इससे हमको ये पता चला सिंस A इज़ ग्रेटर देन B, सो अगर यहाँ मैं बोलूँ फ्रिक्शन फोर्स F1 था और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F2 था, then which frictional force is more? F2 is more. So we can say that F2 is the frictional force on the second surface and it is more than the frictional force of the first surface. तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन. ओके, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में है हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो फ्रिक्शन इज़ मोर इफ़ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर. अगर हम ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है. तो कैसे बढ़ता है? लेट अस अज्यूम दैट वी हैव दिस सरफेस एंड वन वुडन प्लैंक इज़ कैप्ट ऑन इट. ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो अगर मैं इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाता हूँ और इसको मूव करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा प्रेशर लगा के, तो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा. फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है इसको मूव करने में. बट इफ़ आई एम टेकिंग अनदर लॉग, और ये जो प्लैंक है ये जो है इसमें मैं प्रेशर कंपैरेटिवली कम लगाता हूँ. यहाँ जो प्रेशर मैं मूव करने के लिए लगा रहा हूँ इट इज़ लेस. सो इन दिस केस वी आर एबल टू मूव in a better way in this particular situation. So we see that the friction is less if the surfaces are not pressed higher. The friction is less if the surfaces are not pressed harder. So the more you will press the surface, more will be the friction. The less will be the surface pressed, less will be the friction. So this you have to understand. So these two factors can be asked in your exams also, so you should be thorough with this. Okay, let us move to the next topic, which is causes of friction. So now we will try to understand what are the various causes of friction. So there is most importantly only one cause is there, that is friction is because of interlocking of irregularities between two surfaces in contact. What does that mean? तो इसको समझने के लिए बच्चों आप ये समझिए कि मेरे पास अगर एक सरफेस है उसको मैं अगर जूम करके देखूं तो पास से मुझे ये स्मूथ सरफेस, ये सरफेस 1 है, पर इसको अगर मैं जूम करके देखूंगा तो वो भी एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होगी, कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी, तो वो इस तरीके से दिखाई देगी. इसी तरीके से लेट अस से वी हैव अ सरफेस 2, लेट अस से दिस इज़ माय सरफेस 2, तो हो सकता है इसमें भी इरेगुलरिटीज़ हों, ज़्यादा हों, तो सरफेस 2 इस तरीके से दिखेगा. तो जब इन दोनों को सरफेस को एक दूसरे के पास लाया जाता है और इनको रब किया जाए तो ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये एक दूसरे को इंटरलॉक करती हैं. इंटरलॉक मीन्स दिस इज़ लॉकिंग अप विद दिस पोर्शन, सिमिलरली दिस इज़ लॉकिंग अप विद दिस पोर्शन. So there is an interlocking between the two surfaces. So interlocking of the irregularities between the two surfaces. So because of this there is a friction. So let us understand it now. So let us say I am having a wooden plank again. एक छोटा सा उसमें लकड़ी का अगर मैं एक दूसरा टुकड़ा रखता हूँ और इन दोनों को जूम करके देखूँ, ये वाले पोर्शन को बच्चों मैं अब जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. इसको अगर हम पास से देखेंगे जूम करके तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा. तो आप ये देख सकते हो कि ऑल्दो इट अपीयर्स एज इफ़ कि यहाँ पर अभी जो है
बिल्कुल प्लेन है, ये एरिया जो है बिल्कुल प्लेन दिख रहा होगा आपको, पर ये प्लेन नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ रफनेस होती है, तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देती है। तो ये कारण होता है कि व्हेन दीज बॉडीज आर रब टुगेदर दे आर इंटरलॉकिंग ईच अदर। ये इंटरलॉकिंग के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। ऑलराइट, सो we can see that the rough surfaces have large irregularities। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उसमें ये इरेगुलरिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। जो इरेगुलरिटीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं ये इरेगुलरिटीज़ और ज़्यादा होती है, किस में ज़्यादा होती है? रफ सरफेस में। और बच्चों यही कारण है कि रफ सरफेस जो होती है वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो बच्चों, जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट, सो दैट जितने ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचेगा और वो इसको समझें और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।